देखिए, आपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुना होगा कि शराब एक ऐसी चीज है जिसमें रिश्ते, नाते, घर परिवार सब उजड़ जाते हैं। लेकिन इस बार इस शराब ने कुछ ऐसा कर दिया कि दिल्ली के सीएम और उनके टॉप बड़े लीडर्स आज सब जेल में पड़े हैं। Sitting chief minister has been arrested. Right now, Arvind Kejriwal has been arrested. अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले के मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की गिरफ्त में अरविंद केजरीवाल के कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल और के कविता को कोई राहत नहीं मिली। दिल्ली गवर्नमेंट के टैक्स का बहुत बड़ा रेवेन्यू शराब से आता है, क्योंकि दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ फॉरेन विजिटर्स ज्यादा आते हैं। इसलिए दिल्ली में शराब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है। इंडिया में शराब पर टैक्स नहीं बल्कि वेट लगाया जाता है। यानी अगर एक शराब की बोतल 125 की बिकती है तो सीधा सीधा 25 रुपए दिल्ली गवर्नमेंट के रेवेन्यू में जाते हैं। देखिए, दिल्ली के शराब बिजनेस में मिडल मैन और माफिया काफी घुस गए थे, जिससे दिल्ली गवर्नमेंट को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा था। इसको देखते हुए दिल्ली गवर्नमेंट एक कमेटी बनाती है और उनसे कहती है कि जल्द से जल्द एक रिपोर्ट तैयार करके दो जिसमें हम लिकर चैलेंजर्स को सुधार सके। 5 फरवरी 2021 ये कमेटी रिपोर्ट तैयार करके देती है दिल्ली कैबिनेट के अंदर। मनीष सिसोदिया, दिल्ली के डिप्टी सीएम, इस पॉलिसी के भी करता धरता यही रहते हैं, जिसकी वजह से आज सारे जेल में पड़े हैं। इनके साथ 2 और लोग ऐड किए जाते हैं, फॉर्मर रेवेन्यू मिनिस्टर कैलाश गहलोत और फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन और एक सिसोदिया खुद। और इस ग्रुप को ये नाम देते हैं द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स तो इस पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन दिल्ली क्योंकि एक यूनियन टेरिटरी है, गवर्नर का अप्रूवल भी इसमें जरूरी था इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। देखिए, इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया इस पॉलिसी में, पहले ये जान लेते हैं, तभी आपको आगे की स्टोरी समझ में आएगी। सबसे पहली जो चीज थी इस पॉलिसी में, क्योंकि अब से गवर्नमेंट कोई शराब के ठेके नहीं चलाएगी। ये सारे के सारे ठेके प्राइवेट वेंडर्स को दिए जाएंगे। जो लाइसेंस पहले 6 लाख का मिलता था उसकी जगह 5 करोड़ देने होंगे। दिल्ली में जितनी भी लिकर शॉप्स है वो ठीक से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो इन्होंने इसे 32 जोन में डिवाइड किया और एक जोन में फैसला किया कि 27 शॉप्स खुलेगी। दिल्ली में जो शराब पीने की एज लिमिट थी वो पहले 25 साल थी, अब उसे घटाकर 21 साल तक कर दिया गया था इस न्यू पॉलिसी के अंदर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग शराब पिए और इन्हें कंपटीशन करने में आसानी हो अपने बॉर्डरिंग स्टेट से। जो शराब के ठेके बंद करने का टाइम था वो रात को 8 बजे था, उसे बढ़ाकर ये रात को 3 बजे कर देते हैं। दिल्ली में फॉरेनर्स ज्यादा आते हैं, तो न्यू पॉलिसी में वेंडर्स के लिए कुछ कंडीशंस रखी गई। शराब की दुकान 500 स्क्वायर फीट से बड़ी होनी चाहिए और उनमें एसी लगा होना चाहिए। जो दिल्ली में ड्राई डेज है वो बाकी बॉर्डरिंग स्टेट से ज्यादा है, इससे गवर्नमेंट की कमाई का काफी नुकसान होता है। तो न्यू पॉलिसी में इन्होंने 23 डेज हटाकर सीधा 3 दिन कर दिया। अब दिल्ली में 3 दिन ठेके बंद रहेंगे। इनका कहना था कि ये न्यू पॉलिसी जैसे ही इम्प्लीमेंट होगी, जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू था 5,000 करोड़ वो सीधा इंक्रीज होकर 8,000 करोड़ हो जाएगा। तो डेट आती है 15 अप्रैल 2021। तो ये न्यू पॉलिसी की कॉपी गवर्नर को भेज देते हैं और वहां से भी अप्रूवल मिल जाते हैं। लेकिन गवर्नर इसमें कुछ कंडीशंस रखते हैं कि शराब की दुकानें वहां नहीं खुलनी चाहिए जब सोसाइटी को प्रॉब्लम्स हो, जैसे टेम्पल्स, स्कूल, हॉस्पिटल्स। ये सारी कंडीशंस पूरी होने के बाद 17 नवंबर 2021 को ये पॉलिसी लागू हो जाती है पूरी दिल्ली के अंदर। लेकिन ठीक 8 महीने बाद इस पॉलिसी को हटा दिया जाता है, क्योंकि इसमें कुछ दिक्कतें आना चालू हो जाती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के साफ ऑर्डर्स के बाद भी रेजिडेंशियल एरिया में ठेके खोल दिए जाते हैं। चाणक्यपुरी में गुरुद्वारे के 100 मीटर के अंदर ही ठेके खोल दिए जाते हैं। और यही नहीं, टोटल ऐसे 70 वार्ड्स थे जहाँ ठेके नहीं खोलने चाहिए थे, फिर भी खोले जाते। न्यू पॉलिसी के हिसाब से ये था कि जो शराब मैन्युफैक्चर करेगा वो बेचेगा नहीं, यानी बनाने वाला अलग होगा और बेचने वाला अलग होगा। इसके बाद डेट आती है 8 जुलाई 2022। चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार इन सब चीजों को देखकर एक रिपोर्ट तैयार करके उस रिपोर्ट को लेफ्टिनेंट गवर्नर को देते हैं। इस न्यू पॉलिसी की वजह से दिल्ली में शराब की कमी हो रही है और जो पॉलिसी इन्होंने गवर्नर को दिखाई थी, मनीष सिसोदिया ने इसमें अपनी तरफ से चेंजेस करके इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया है, वो भी बिना गवर्नर और कमेटी के अप्रूवल के बिना। इस रिपोर्ट में नरेश कहते हैं जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड उनको भी लाइसेंस दिए गए, जैसे कि खोगारी लिमिटेड। ये दिल्ली में बैन होने के बाद भी शराब कैसे बेच रही है। इस कंपनी को जोन 2 और जोन 3 के लाइसेंस दिए गए केजरीवाल सरकार के द्वारा। एक कंपनी थी जिन्होंने 30 करोड़ डिपॉजिट कराए थे लाइसेंस देते वक्त, पर उस कंपनी को एनओसी नहीं मिलती है एयरपोर्ट से। लेकिन केजरीवाल सरकार बिना गवर्नर के अप्रूवल के इन पैसों को वापस कर देती, क्योंकि दिल्ली एक्साइज 2010 के 0.48 का वायलेशन है। रूल के हिसाब से लिया हुआ पैसा वापस रिफंड नहीं होता है। कोविड के टाइम से जो लिकर कंपनीज की फी पेंडिंग थी करीबन 1450 करोड़,
उसे मनीष सिसोदिया बिना किसी के अप्रूवल के माफ कर देते हैं। गवर्नर इसमें सीधा सीधा मनीष सिसोदिया पर नाम लगाते हैं। गवर्नमेंट के रेवेन्यू का 580 करोड़ का नुकसान हुआ है, वो भी आपकी वजह से। इसके बाद सीबीआई इसमें कदम रखती है, अपनी इंक्वायरी बिठाती है और जगह जगह छापे मारना शुरू कर देती है। अपनी इनिशियल इंक्वायरी के बेसिस पर 17 अगस्त 2022 को 16 लोगों को ये गिरफ्तार करती है करप्शन एक्ट के ऊपर। 20 जनवरी 2022 को ये मनीष सिसोदिया के घर पर भी रेड मारती है, जिनमें इनके लॉकर, इनके बैंक अकाउंट्स, हर जगह की ये तहकीकात करती है। एनसीआर में 21 जगहों पर छापेमारी की, जिसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का घर। हालांकि इन्हें कुछ मिलता नहीं है, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के एलिगेशंस की वजह से इसमें ईडी भी कदम रख देती है आगे जाकर। फिर डेट आती है 26 नवंबर 2022। ईडी और सीबीआई अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर चुकी थी और अब बारी थी इसे कोर्ट में सबमिट करने की। 8 चार्जशीट, 1 एफआईआर, 1 ईसीआर, टोटल 10 डॉक्यूमेंट सबमिट करती है ईडी और सीबीआई मिलकर। ईडी और सीबीआई कोर्ट में कहती है कि आम आदमी पार्टी के जो टॉप लीडर्स है, इन्होंने खुद ने कुछ मिडल मैन का यूज करा, जैसे विजय नायर और दिनेश अरोड़ा। इनका यूज करके इन्होंने जानबूझकर ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे लिकर कंपनीज को फायदा हो और इलेक्शन के टाइम पे ये कंपनीज इनका फायदा कराए। ईडी बताती है कि इन कंपनीज का सीधा कनेक्शन साउथ ग्रुप से था। अब ये साउथ ग्रुप क्या है? साउथ ग्रुप एक बहुत बड़ा की फैक्टर है इस केस का। कहने की बात यह है कि साउथ ग्रुप और दिल्ली के आम आदमी पार्टी ने मिलकर ये सारा स्कैम किया है। बेसिकली इस ग्रुप को जैसे ही पता चलता है कि दिल्ली में नई पॉलिसी लागू होने वाली है, ये आम आदमी पार्टी के पास पहुंचती है और उनसे कहती है आप हमारी मर्जी से पॉलिसी इंप्लीमेंट करो जिससे हमें फायदा हो, और बदले में हम इलेक्शन के टाइम पे आपको पैसे की जरूरत होती है तो वो हम देंगे। तो दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन थी। गवर्नमेंट के लिए फंड रेज करने में आसानी होती है और इन ग्रुप्स को मार्केट कैप्चर करने में। तो बेसिकली इस ग्रुप में 5 जनों की टीम बनती है और इनकी लीडर होती है के कविता, जो बीआरएस लीडर और फॉर्मर तेलंगाना सीएम की बेटी है। मगुंटा रेड्डी ये दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलने जाते हैं इस न्यू पॉलिसी को लेकर। देखिए इनकी फैमिली 71 ईयर्स से लेकर बिजनेस में है, तो ये इसी रिगार्डिंग दिल्ली के सीएम से बात करने जाते हैं। केजरीवाल कहते हैं कि मेरी कविता से बात हो गई है, आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम्स हो तो उनसे जाकर बात करिए। थोड़ी देर बाद केजरीवाल इनसे कहते हैं कि गोवा और पंजाब के इलेक्शंस आ रहे हैं, 100 करोड़ की फंडिंग की जरूरत है, इस रिगार्डिंग आपसे कविता कोऑर्डिनेट करेगी। ये चीज सुनकर मगुंटा रेड्डी अपने घर आ जाते हैं और अगले ही दिन कविता इनसे कांटेक्ट करती है और कहती है मेरी अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम से बात हो गई है, हमें 100 करोड़ मिलकर देने होंगे इनकी पार्टी को। तो ये 100 करोड़ जमा कर लेते हैं अलग अलग बिजनेसमैन के थ्रू और चेन्नई में दे देते हैं। ईडी कहती है कि ये जो 100 करोड़ है इनसे विजय नायर कलेक्ट करता है और पैसों का लेन देन होते ही दिल्ली के लिकर बिजनेस पे साउथ ग्रुप कंट्रोल कर लेता है। शरत रेड्डी विजय नायर से कहता है कि हम इतनी बड़ी डील तो कर रहे हैं, लेकिन आप अपने टॉप लीडरशिप से एक बार कंफर्म करा दो ताकि हम एश्योर हो जाए। इसके बाद विजय नायर एक डेट फिक्स कराकर इनकी मीटिंग सेट कराते हैं दिल्ली के ओबरॉय होटल में। तो शरत रेड्डी वहां पहुंचते हैं, इनको वहां से ब्लैक कलर की रेंज रोवर सीएम के रेजिडेंस के बगल में अपार्टमेंट है, वहां ले जाया जाता है जहाँ सीएम केजरीवाल इनसे मिलते हैं और ये कहते हैं कि विजय काफी केपेबल है इस काम को करने में, तो आप चिंता ना करें। अच्छा, ये सब चीजें जब चल रही थी तो सीबीआई की तरफ से केजरीवाल को बैक टू बैक समन्स भेजे जा रहे थे। इनको पहला समन भेजा जाता है 30 अक्टूबर 2023 को, लेकिन ये जाते नहीं है। इनको अक्टूबर 30 से लेकर मार्च 2024 तक बैक टू बैक समन भेजे जाते हैं, लेकिन ये उनमें से एक को भी अटेंड नहीं करते हैं। टोटल 9 समन भेजती है इन्हें सीबीआई, और जब इनसे पूछा जाता है कि आप क्यों नहीं जा रहे, तो ये सीधा सीधा ईडी और बीजेपी को ब्लेम करते हैं कि ये इन सब की चाल है। ये सारी चीजें हो रही थी, कोर्ट में हियरिंग चल रही थी, ईडी समन भेज रही थी, सीबीआई जगह जगह पर छापे मार रही थी, काफी सारे लोग अरेस्ट हो रहे थे और इस टाइम तक आते आते मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। इन सब के बाद ईडी मेन मुद्दे पर आती है कोर्ट में। ये कहती है जो ओल्ड पॉलिसी थी उसमें होलसेलर की जो प्रॉफिट था वो 5% था, लेकिन न्यू पॉलिसी में इसे 12% कर दिया जाता है बिना किसी के अप्रूवल के। ये एक डील फिक्स करते हैं, हम आपको 12% तो दे रहे हैं, लेकिन इसमें से आपको 6% हमें देना होगा व्हाइट मनी में कन्वर्ट करके इलेक्शन के टाइम पे। सीबीआई सिसोदिया के घर पर रेड मारती है, तब उनके कंप्यूटर में एक फाइल मिलती है जिसमें 5% वाली पॉलिसी थी उसको चेंज करके 12% तक किया गया था। और एजेंसी ये भी कहती है कि इस टाइम पीरियड के बीच में कोई भी कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई थी, तो कैसे पॉलिसी में चेंज किया गया। एजेंसी कहती है कि इन्होंने सरकारी ड्राफ्ट को लीक किया ओबरॉय होटल में, साउथ ग्रुप से कंफर्म कराया कि देख लीजिए आपके हिसाब से चेंजेस हुए हैं या नहीं। ईडी कहती है कि जितना भी पैसा आया ये इनके अकाउंट्स में नहीं डाला गया, ये गोवा पहुंचाया गया अंगाड़ियों के थ्रू। टोटल 45 करोड़ पहुंचाए जाते हैं गोवा में अंगाड़ियों के थ्रू आम आदमी पार्टी के इलेक्शन कैंपेन के लिए। देखिए इसमें और भी चीजें हैं,
जैसे करेंसी नोट पे जो नंबर होते हैं उनका कोड बनाकर फंड्स घुमाए जाते हैं। ये सब चीजें ईडी अपनी चार्जशीट में भी मेंशन करती है, लेकिन वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी हो चुका। हम आगे की बात करते हैं। केजरीवाल पर वापस आते हैं। ईडी के बैक टू बैक समन्स को रिजेक्ट करने के बाद सीबीआई इनके घर पर भी रेड मारना चालू कर देती है और डेट आती है 22 मार्च 2024। इस बार केजरीवाल को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें सीएम केजरीवाल कैसे अंटे में आ गए, जबकि ना इन्होंने किसी पोर्टफोलियो पे साइन किया था। ऐसे ही कोई इल्जाम लगा देगा तो आप सीएम को थोड़ी ना गिरफ्तार कर लोगे। देखिए, सीएम केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सीएम ही नहीं बल्कि हेड भी है। इन्हें इलेक्शन में फायदा कराया गया इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करके। अगर केजरीवाल हेड नहीं होते, सिर्फ सीएम होते, तो इन्हें इतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। ईडी और सीबीआई इन पर एलिगेशंस लगाती है कि इन्होंने अपने फायदे के लिए देश के पैसे का नुकसान किया और इसी चीजों को एजेंसी प्रूव करने में लगी है कोर्ट में। ये जो भी चीजें मैं अपने अकॉर्डिंग नहीं बता रहा हूँ, मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप एक बार चेक जरूर कर। दिल्ली में काफी प्रोटेस्ट भी हुए केजरीवाल के अरेस्ट को लेकर, लेकिन ये तो हमारा ऑनरेबल कोर्ट ही डिसाइड करेगा ये लोग गिल्टी है या नहीं।